प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है परमानेंट टिश्यूज फ्लोएम, या हिंदी में कहते हैं स्थायी उत्तक फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो एक तरह का जटिल उत्तक है या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोएम जो है वो होता क्या है। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये एक जटिल उत्तक है या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी ऐसा उत्तक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के या सेल्स के मिलने से बनता है, जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। तो फ्लोएम में भी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं या सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा ये लिविंग टिश्यू है या जीवित उत्तक है। इसका मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, और लिविंग या जीवित होने की वजह से ही ये जो उत्तक या टिश्यू है कैसा होता है, कोमल या सॉफ्ट होता है। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन या मुख्य कार्य है वो है भोजन का परिवहन करना, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब फूड या भोजन जो है वो कहाँ पर बनता है पौधों में, पत्तियों के अंदर या लीव्स के अंदर। अब लीव्स के अंदर फूड बनता है, लेकिन फूड की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो स्टेम की सेल्स को भी होती है, तने की जो कोशिकाएं हैं उसको भी उसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो रूट की सेल्स होती हैं, है ना, जो जड़ों की कोशिकाएं होती हैं उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो पत्तियों से तने के अंदर या रूट के अंदर हम लोग कह सकते हैं स्टेम एंड जड़ों के अंदर जो भोजन का परिवहन है वो फ्लोएम से होता हुआ आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग फ्लोएम को परिवहन उत्तक या ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। अब फ्लोएम जो है 4 टाइप की सेल्स के मिलने से बनता है। ठीक है, 4 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर फ्लोएम का निर्माण करती हैं। तो इन कोशिकाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली है चालनी नलिका, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीव ट्यूब। दूसरी है सहायक कोशिका, या जिसे बोलते हैं कंपेनियन सेल। तीसरा टाइप है फ्लोएम तंतु, या जिसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। और चौथा टाइप है फ्लोएम मृदुतक, या जिसको बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं जो कि एक टिपिकल या आदर्श फ्लोएम के अंदर पाई जाती हैं। अब अगर अपने आवर्तबीजी पौधों की या एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करें तो उनके फ्लोएम के अंदर ये चारों टाइप की जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं ये पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम लोअर प्लांट्स की बात कर लें जिसमें अनावर्तबीजी व टाइडोफाइट पौधे आते हैं, या हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड टाइडोफाइट प्लांट्स आते हैं, तो उनके फ्लोएम के अंदर 2 कोशिकाओं का अभाव होता है। एक तो सहायक कोशिका यानी कंपेनियन सेल का अभाव होगा, और दूसरा फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर जो है वो एब्सेंट होगा। इसका मतलब अनावर्तबीजी व टाइडोफाइट जो पौधे हैं इनके फ्लोएम के अंदर केवल 2 ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें से एक तो है फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा, और दूसरी है चालनी नलिका या सीव ट्यूब। अब सबसे पहली टाइप की सेल की बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम है चालनी नलिका, या जिसको सीव ट्यूब भी बोल देते हैं। इसकी शेप या आकृति की बात करें तो ये बेलनाकार या सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है। ठीक है, अगर अपने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं या अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो ये एंगुलर या कोणाकार आकृति की दिखाई देती है। ये जो सीव ट्यूब है या चालनी नलिका है ये दोनों सिरों पर खुली होती है। इसके जो दोनों एंड्स हैं वो ओपन होते हैं। ठीक है, और ये जो ओपन एंड्स हैं या खुले सिरे हैं ये दूसरी चालनी नलिकाओं के साथ या सीव ट्यूब्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब चालनी नलिका या सीव ट्यूब जो है इसकी खास बात क्या है कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह की कोशिका है। चालनी नलिका या सीव ट्यूब क्या है, एक तरह की सेल है या कोशिका है, लेकिन इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक का पूर्णतया अभाव होता है। तो न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। तो संपूर्ण पादप जगत में, या हम कह सकते हैं कंप्लीट जो प्लांट किंगडम है उसमें केवल एक चालनी नलिका ही ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है और फिर भी वो जीवित कोशिका होती है। ठीक है, तो कंप्लीट प्लांट किंगडम के अंदर केवल सीव ट्यूब ही ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीवित कोशिका या लिविंग सेल होती है। ठीक है, अब अगर अपने बात करें तो इनिशियली या प्रारंभ में इसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, लेकिन जब ये जो कोशिका है वो मैच्योर होती है या परिपक्व होती है तो ये केंद्रक या न्यूक्लियस इसमें से नष्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं अभी हम। तो इसमें ये वाली सीव ट्यूब है,
या चालनी नलिका है, ये बिल्कुल दिख रही होगी आपको। तो ये बेलनाकार आकृति की संरचना है और इसके अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस जो है उसका पूर्णतया अभाव है। अब एक टर्म आती है चालनी प्लेट, या जिसको सीव प्लेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो चालनी प्लेट या सीव प्लेट होती है, इसकी खास बात क्या है कि ये तिरछी व्यवस्थित होती है, ये ऑब्लिक सिचुएटेड होती है। डायग्राम में देखते हैं हम लोग, तो इस डायग्राम में देख सकते हो ये वाली जो है वो सीव प्लेट है या चालनी प्लेट है। ठीक है, और ये वाली इस तरफ क्या है, ये भी सीव प्लेट है या चालनी प्लेट है। तो इनकी जो स्थिति है या पोजीशन है वो किस तरह की है, ऑब्लिक या तिरछी। तो ये भी तिरछी है सीव प्लेट, और ये जो सीव प्लेट है ये भी तिरछी या ऑब्लिक सिचुएटेड है। इसके बाद ये जो चालनी प्लेट है या चालनी सीव प्लेट जो होती है, इसके ऊपर पोर्स पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग चालनी छिद्र या सीव पोर्स। ये जो सीव पोर्स होते हैं वो एक सीव ट्यूब को या एक चालनी नलिका को दूसरी चालनी नलिका से जोड़ने का काम करते हैं या दूसरी सीव ट्यूब से उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इन चालनी छिद्रों या सीव पोर्स के माध्यम से भोजन का परिवहन होता है या जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपको सीव प्लेट दिख रही होगी, इस सीव प्लेट के ऊपर आपको छोटे छोटे छिद्र या पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, सीव पोर्स बोल देते हैं। ये वाली जो सीव प्लेट है इसमें भी आपको छिद्र दिख रहे होंगे, पोर्स दिख रहे होंगे, जिनको हम लोग सीव पोर्स या चालनी छिद्र बोल देते हैं। अब ये जो सीव पोर्स हैं या चालनी छिद्र जो होते हैं, बसंत ऋतु के अंदर यानी कि स्प्रिंग सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये चालनी छिद्र या सीव पोर्स हमेशा ओपन रहते हैं या खुले हुए रहते हैं स्प्रिंग सीजन के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है या भोजन का जो परिवहन है वो एक चालनी नलिका से दूसरी चालनी नलिका में, दूसरी से तीसरी चालनी नलिका में, या हम कह सकते हैं वन सीव ट्यूब टू अनदर सीव ट्यूब, कंटिन्यूअसली जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है या भोजन का परिवहन है वो लगातार होता रहता है। ठीक है, जिससे क्या होगा भी, जो पादप की वृद्धि है या प्लांट की ग्रोथ है वो भी लगातार चलती रहती है। ठीक है, लेकिन जब पतझड़ ऋतु आ जाती है या ऑटम सीजन आ जाती है तो तब जल की कमी हो जाती है या वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर और सॉइल या मृदा के अंदर भी। इससे होता क्या है अभी, ये जो चालनी छिद्र होते हैं या सीव पोर्स होते हैं, इनके ऊपर एक केमिकल या एक रसायन जो है वो जमा हो जाता है और उसका नाम क्या है अभी, कैलोज। तो कैलोज प्लग जो है वो इन चालनी छिद्रों को या सीव पोर्स को बंद कर देते हैं। तो छिद्र बंद हो गए, पोर्स बंद हो गए, जिससे होगा क्या, भोजन का जो परिवहन है या फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी रुक जाता है या बंद हो जाता है। इससे होगा क्या, अभी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है या रुक जाती है। तो पादप वृद्धि यहाँ पे रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। दूसरी है सहायक कोशिका या कंपेनियन सेल्स। अब हमें ये पता है कि जो चालनी नलिका है या सीव ट्यूब है ये कैसी होती है, न्यूक्लियस लेस होती है या केंद्रक रहित होती है। ठीक है, लेकिन केंद्रक रहित कोई एक कोशिका जीवित कैसे रह सकती है। ठीक है, तो इसको जीवित रखने के लिए सहायक कोशिका या कंपेनियन सेल पाई जाती है। तो केंद्रक रहित जो चालनी नलिका है या न्यूक्लियस लेस जो सीव ट्यूब है, इसकी वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या इसकी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जो सीव ट्यूब होती है या चालनी नलिका होती है उसके साथ एक सहायक कोशिका या एक कंपेनियन सेल उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये हमेशा फिजिकली अटैच होती है या भौतिक रूप से जुड़ी हुई रहती है चालनी नलिका के साथ। ठीक है, अब ये जो कंपेनियन सेल है ये न्यूक्लिएटेड होती है या इसके अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, और इसी सहायक कोशिका का या कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है वो चालनी नलिका की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सीव ट्यूब जो है उसके अंदर जो भी वाइटल एक्टिविटीज होंगी या जैविक क्रियाएं होंगी उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस या हम कह सकते हैं सहायक कोशिका का जो केंद्रक है वो करता है। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं हम लोग डायग्राम के अंदर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो भी, ये सीव ट्यूब है हमारी और सीव ट्यूब के साथ बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई
फिजिकली अटैच या भौतिक रूप से जुड़ी हुई क्या होती है, कंपेनियन सेल होती है या सहायक कोशिका होती है। तो इस सहायक कोशिका में देख सकते हो आप, ये न्यूक्लियस या केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है, जो कि इस सीव ट्यूब की या चालनी नलिका की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब टाइडोफाइट्स व अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं, ठीक है, जो टाइडोफाइट्स हैं एंड जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, उनकी फ्लोएम में जो चालनी नलिका है या जो सीव ट्यूब है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसको सीव ट्यूब नहीं कहते, हम इसको चालनी नलिका नहीं कहते, बल्कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीव सेल या चालनी कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो टाइडोफाइट और अनावृत बीजी जो पौधे होते हैं, इनकी फ्लोएम में चालनी कोशिका होती है या सीव सेल होती है, जिसके अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। जब चालनी कोशिका या सीव सेल के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित है, तो इसका मतलब यहाँ पर सहायक कोशिका या कंपेनियन सेल की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चालनी कोशिका या सीव सेल का जो केंद्रक है वो अपनी जैविक क्रियाओं को या वाइटल एक्टिविटीज को खुद ही कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसलिए इन पौधों के अंदर सहायक कोशिका या कंपेनियन सेल की कोई भी रिक्वायरमेंट या आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण इन पौधों के जो फ्लोएम होता है उनमें कंपेनियन सेल्स या सहायक कोशिकाओं का पूर्णतया अभाव होता है। उसके बाद तीसरे टाइप की सेल्स आती हैं फ्लोएम तंतु, या इनको फ्लोएम फाइबर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कंपेनियन सेल जो है या जो सहायक कोशिका है, वो मैंने आपको बताया कि सीव ट्यूब जो है उसकी वाइटल एक्टिविटीज को या जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो इसका मतलब जो सहायक कोशिका है या कंपेनियन सेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसकी सुरक्षा आवश्यक होती है, उसको नष्ट होने से बचाना होता है। तो इसीलिए सहायक कोशिका या कंपेनियन सेल को सपोर्ट देने के लिए या सहारा देने के लिए उसके साथ फिजिकली अटैच या भौतिक रूप से जुड़ी हुई एक मृत फ्लोएम तंतु या एक डेड फ्लोएम फाइबर जो है वो पाया जाता है, जो कि उसके साथ भौतिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये करता क्या है, यांत्रिक दबाव से या मैकेनिकल प्रेशर से सहायक कोशिका या कंपेनियन सेल की सुरक्षा करता है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें टाइडोफाइट्स व अनावृत बीजी पौधों की, यानी टाइडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, इनके फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, जो सहायक कोशिकाएं हैं उनका अभाव होता है, ठीक है। अब जब कंपेनियन सेल्स नहीं है, सहायक कोशिकाएं नहीं है, तो इनमें फ्लोएम तंतुओं की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स भी इनके लिए कोई आवश्यक नहीं होते हैं, रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं इनके फ्लोएम में फ्लोएम तंतुओं का या फ्लोएम फाइबर्स का भी पूर्णतया अभाव होता है या फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब इसको डायग्राम के अंदर हम लोग देख लेते हैं। इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये है कंपेनियन सेल या हमारी सहायक कोशिका, ठीक है। और इस सहायक कोशिका के बिल्कुल साथ में लगा हुआ क्या है, फ्लोएम फाइबर है या फ्लोएम तंतु है। तो ये फ्लोएम तंतु इसको सपोर्ट प्रदान करता है या इसको सहारा प्रदान करता है इस कंपेनियन सेल या सहायक कोशिका को, ताकि ये कोशिका यांत्रिक दबाव के कारण या मैकेनिकल प्रेशर की वजह से दबकर नष्ट न हो जाए, ठीक है। तो इस कंपेनियन सेल या सहायक कोशिका का जीवित रहना बहुत ही आवश्यक होता है, किसके लिए, सीव ट्यूब के लिए या चालनी नलिका के लिए, ठीक है। तो फ्लोएम फाइबर क्या काम करता है ये हमें पता चल गया। उसके बाद लास्ट टाइप की सेल्स आती हैं हमारी फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ये उपस्थित कहाँ पर होती हैं, तो उपरोक्त तीनों टाइप की जो सेल्स मैंने आपको बताई हैं फ्लोएम की, उनके चारों ओर कहीं पर भी ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है या फ्लोएम मृदुतक कोशिका है ये उपस्थित हो सकती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है भी, क्योंकि ये पैरेन्काइमा है, मृदुतक है, तो कुछ टाइम के लिए ये फूड मटेरियल को, या हम कह सकते हैं ये भोजन सामग्री को संग्रहित करने का काम करती है। तो फूड मटेरियल को ये स्टोर करेगी ताकि फ्लोएम की जो लिविंग सेल्स हैं या जीवित कोशिकाएं हैं उनको लगातार फूड की सप्लाई या भोजन की जो आपूर्ति है वो हो सके, ठीक है। तो ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं अभी फ्लोएम के अंदर। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।